जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। 2017 के बिहार दरोगा पीटी का पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 2017 का लास्ट वीडियो होगा। इसमें 25 क्वेश्चन बताऊंगा, 76 से लेकर 100 तक के बीच में। इससे 3 पार्ट करा चुका हूं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 76 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी बोधगया में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। और कालाशोक की राजधानी भी, कालाशोक वंश की राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में ही थी। शुंग वंश की राजधानी वैशाली में थी। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। वैशाली में किसकी राजधानी थी? शिशुनाग वंश की राजधानी थी। शिशुनाग वंश ने अवंती को मगध में मिलाया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। राजगीर को किसने राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था, या गिरिवर्ज भी कहते हैं। बोधगया में क्या है? तो बोधगया में है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 77। राजतरंगिणी में कल्हन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मगध है, बी में कौशल, सी में कलिंग और डी में कश्मीर। तो राजतरंगिणी में उसके लेखक कौन है? कल्हन है। किस राज्य का वर्णन कल्हन ने किया राजतरंगिणी में? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कश्मीर का। कश्मीर राज्य का वर्णन किया है कल्हन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी में। कश्मीर वंश के कुछ वंश को यदि देखें, कश्मीर राज्य के कुछ वंश को देखें तो उसमें कारकोट वंश कश्मीर के ही थे। उत्पल वंश और लोहार वंश कश्मीर में पाए जाने वाले वंशों का यह है। मगध में हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आदि ये मगध में आए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 78 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगलों की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1426 में, 1526 में, 1626 में, 1726 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के साथ, तो उस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। उसी युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 79। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो उस वक्त यदि इसका आंसर देखिए, उस समय का जो है वो अमेरिकी कंपनी था। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत में अपना 2017 में बंद कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है जनरल मोटर्स का? डेट्रॉइट है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 80। अशोक महान पुरुष थे, तो अशोक महान कहाँ के पुत्र थे? अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे? तो अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। बिंबिसार के, चंद्रगुप्त के या कुणाल के? तो अशोक महान थे जो बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र अशोक महान थे। अब बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि बिंबिसार के बारे में देखें तो बिंबिसार है जो हार्यक वंश से संबंधित है और हार्यक वंश के संस्थापक भी है बिंबिसार। बिंदुसार के बारे में कुछ
फैक्ट्स जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के बारे में कुछ फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। इसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। अमित्रघात का मतलब अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहते हैं या बारिसार भी कहते हैं वायु पुराण में। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिसेन कहा जाता है। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार के बारे में बताया कि 16 राज्यों का विजेता थे। 16 राज्य का विजेता कौन थे? बिंदुसार थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले। अगली क्वेश्चन नंबर यदि ए को बिंबिसार देखें। बिंबिसार बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बिंबिसार। और बिंबिसार जो थे मगध पर 52 वर्ष तक शासन किए थे। और अंग को मगध में मिलाने वाला शासक कौन था? तो वो थे बिंबिसार, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी को देखें, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवंत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो मैं उसे पढ़ देता हूँ और उसका आंसर भी बताते चला जाऊंगा। 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ था गर्म पानी के स्रोत हैं। 81 नंबर में था गर्म पानी के स्रोत हैं। गर्म पानी के स्रोत हैं। तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ मिलते हैं? तो गर्म पानी के स्रोत राजगीर में मिलती है। राजगृह, बिहार के राजगीर में गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं। ये क्वेश्चन था। और राजगीर में बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी। और राजगीर के ब्रह्मकुंड जो है उसमें 45 डिग्री सेल्सियस तक के पानी गर्म होता है ब्रह्मकुंड में। ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर इसमें ए है आरा, तो आरा में कौन थे प्रसिद्ध? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी में देखें वैशाली, वैशाली में कौन थे प्रसिद्ध? तो वैशाली में शिशुनाग वंश का राजधानी था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया था। अगली क्वेश्चन नंबर यदि 81 को हम 82 को देखें। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश में लिखने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश में नेपा नगर, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? तो ऑप्शन ए में है चीनी मिल है, बी में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, सी में है स्टील प्लांट है, डी में है कपड़ा मिल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूज फैक्ट्री मिल है। आंसर क्या होगा 82 का? न्यूज फैक्ट्री मिल है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। 82 का ये हो गया। यदि चीनी मिल देखें तो चीनी मिल 1903 में स्थापित किया गया था देवरिया में। यदि हम स्टील प्लांट देखें तो वो कहाँ है? जमशेदपुर को स्टील प्लांट माना जाता है। और कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर देखें हम। 83 तो 83 में क्या है? क्वेश्चन 83 में क्वेश्चन 83 को हम देखें तो 83 में कह रहा है थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 83 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है।
83 में भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। ऑप्शन में बोल देता हूँ, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व है जो आयकर से एकत्रित करती है। ऑप्शन ए होगा, आयकर से एकत्रित करती है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाबार्ड। 84 में है नाबार्ड नाम है। नाबार्ड क्या व्यापारिक बैंक है, वित्तीय संस्थान बैंक, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंकों का, या बिन बैंक वित्तीय संस्थान का। तो नाबार्ड क्या है, तो एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है नाबार्ड। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम क्या है, नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 के। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो मुंबई में। मुंबई में इसकी मुख्यालय है नाबार्ड की, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में है, भारत में कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य, 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। असम है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुल सिल्क का 50% कर्नाटक उत्पादन करता है। सबसे बड़ा देश सिल्क उत्पादन करने में कौन है, तो वो है चीन, और दूसरे स्थान पर भारत है। यदि कर्नाटक को देख ले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया जी हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत है। और कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 12। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 224। ये कर्नाटक के। और कर्नाटक में विधान परिषद भी है, वीपी भी है विधान परिषद, तो कितना है, 75 है कर्नाटक में विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, असम। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया, असम के राज्यपाल है। असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और यदि अभी हम असम के में राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो 7 है असम में। असम में लोकसभा सीटों की संख्या असम में कितनी है, 14 है। विधानसभा सीटों की संख्या असम में कितनी है, 126 है विधानसभा सीटों की संख्या असम में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अभी वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। पश्चिम बंगाल देख ले, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो सीबी आनंद बोस हैं, डॉक्टर सीबी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और यदि इसमें लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 16 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या देखें तो 16 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितना, 42 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। ये मेरा आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 85 से 86 की ओर। 86 में कह रहा है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है, जन्म दर से, शिशु मृत्यु दर से, मृत्यु दर से, या माता मृत्यु दर से। तो इसमें ऑप्शन मेरा 2 होगा, लेकिन उसमें से भी यदि शिशु मृत्यु दर रहे तो आंसर हम टिक करेंगे शिशु मृत्यु दर। माता मृत्यु दर से भी
समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। लेकिन उसमें शिशु मृत्यु दर ऑप्शन में रहे तो शिशु मृत्यु दर होगा, यदि शिशु मृत्यु दर नहीं है तो माता मृत्यु दर से भी आंसर मेरा सही होगा। तो आंसर बी सही होगा, शिशु मृत्यु दर से। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 86 से 87 की ओर। 87 में क्या कह रहा है? मॉर्निंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 87 में है मॉर्निंग स्टार। 87 में मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ऑप्शन ए में है मंगल, बी में है शुक्र, सी में है बृहस्पति और डी में है शनि। किसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, मॉर्निंग स्टार कहेंगे शुक्र को। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहेंगे। भोर का तारा एवं सांझ का तारा शुक्र को कहेंगे। शुक्र है जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह भी है। कौन? शुक्र। शुक्र है जो क्लॉकवाइज घूमता है। सभी ग्रह, शुक्र और वरुण, सभी ग्रह हैं को छोड़कर सभी ग्रह एंटी क्लॉक घूमता है। बाकी शुक्र है जो क्लॉकवाइज घूमता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, जबकि शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर आती है। पृथ्वी की भगिनी ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी का भगिनी ग्रह यदि पूछे कौन होगा? शुक्र होगा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखें, मंगल। मंगल लाल ग्रह कहलाता है। यह आयरन ऑक्साइड के लिए भी जाना जाता है। मंगल को लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और मंगल है पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। इसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी। मंगल ग्रह पर ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम है ओलिपस मेसी। और सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो मंगल पर ही पाया जाता है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। अगली क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी को देखें, बृहस्पति। बृहस्पति है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। ये धुरी पर चक्कर 10 घंटा में लगाता है, जबकि परिक्रमा सूर्य का करता है 12 वर्ष में। इसका रंग लाल है, पीला है बृहस्पति का। और इसकी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह इसका ज्ञानीमीड है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, शनि। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह कौन है? शनि। और शनि के चारों ओर वलयाकार छल्ला होता है। सबसे खूबसूरत ग्रह शनि को ही माना जाता है। इन छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन सा है? टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। लेकिन पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और फोबे नामक उपग्रह के घूमने के विपरीत दिशा में, शनि के घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि पर एक फोबे नामक उपग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है वो भी। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 88। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। 8 मार्च को ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बाल दिवस के रूप में, सी में माता दिवस के रूप में, डी में विश्व महिला दिवस के रूप में। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? डी सही होगा। विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। यदि आपसे 8 मार्च का थीम पूछ ले तो क्या है? 2023 का 2023 का थीम क्या है? डिजिटल ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी बोलेंगे इसका। और 2023 का थीम का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना है, जो प्रौद्योगिकी और
डिजिटल शिक्षा की उन्नति में योगदान दे रही है। इसका मतलब ये हुआ। और वर्ष 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 89 की ओर। 89 में कह रहा है जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। उसके भार में क्या कमी के बराबर होती है? उस पर बाहरी दबाव के कमी के बराबर होती है। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के, सी में इसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के, डी में इसके द्वारा हटाए द्रव के आयतन के। तो मेरा आंसर क्या होगा? जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में के बराबर होती है। उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 90 में चले, क्वेश्चन नंबर 90। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 91। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो रक्त का कौन सा ऑक्सीजन, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा है या हेमोग्लोबिन है, और या ऑप्शन सी में है मायोग्लोबिन और ऑप्शन डी में है मायोसिन। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन के द्वारा ही मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित किया जाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? हेमोग्लोबिन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? दूसरे वृक्षों की टहनियों पर कौन सा वो उद्भिद है? ऑप्शन ए में आर्किड, बी में हाइड्रिला, सी में साइकस और डी में केसुरीना। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा इसका 92 का ए, आर्किड। आर्किड है जो दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृद्धि करता है, आर्किड। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए में न्यूक्लियस, बी में साइटोप्लाज्मा, सी में सेल वॉल, डी में सेल मेम्ब्रेन। तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। ऑप्शन नंबर बी को देखें, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा कहते किसे है? कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है साइटोप्लाज्म कहते किसको है? तो कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक होता है, उसको छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है इंग्लिश में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कह रहा है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है, अनुगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, बहुगुणित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्रिगुणित है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 95। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का कौन सी पक्षी विलुप्त है? टोडो, कीवी, सी में मोआ, डी में बस्टर्ड। न्यूजीलैंड में टोडो है, ऑप्शन ए में कर रहा है टोडो, बी में कीवी, सी में मोआ और डी में बस्टर्ड। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर होगा सी नंबर, मोआ। मोआ नामक पक्षी है जो न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है?
तो न्यूजीलैंड में विलुप्त हो रहा है मोआ नामक पक्षी। टोडो को देख लें। टोडो मॉरिशस का विलुप्त होने वाला पक्षी है। मॉरिशस में जो विलुप्त हो रहा है पक्षी वो टोडो है। कीवी है। कीवी न्यूजीलैंड का एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गोल्जी बॉडी, बी में कह रहा है सेंट्रोल, और ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लिख देता हूँ, सेल भित्ति। सेल भित्ति। ऑप्शन नंबर डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेल भित्ति है। सेल भित्ति जो प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है, सेल भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और बाकी गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्राणी कोशिका में पाया जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए 96 से 97 की ओर। 97 में कह रहा है मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 23, बी में 32, सी में 46, डी में 64। तो कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है। और यहाँ कह रहा कितनी गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र। जोड़ा पूछेगा तो 23 और ऐसे 46। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। किस जीव में कसाब पाया जाता है। ए में अमीबा में, बी में यूग्लिना में, सी में पैरामीशियम में, डी में प्लाज्मोडियम में। किसमें कसाब पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना में कसाब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। यदि अमीबा को देखें, अमीबा, तो अमीबा है सरल परजीवी, नदियों में और तालाबों में मीठे पानी आदि में पाया जाता है। यह एक सरल प्रकार का परजीवी है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में और मीठे पानी में पाया जाता है। पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम यह एक सूक्ष्मदर्शी जीव है जो कि हमारे पैर के तलवे के आकार का होता है। यह एक पैरामीशियम क्या है, यह एक प्रोटोजोआ है, संघ के प्राणी में है। यह किसके प्राणी है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये भी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करने में भूमिका भी निभाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 में कहा है रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है। तो इसमें आंसर मेरा कोई भी नहीं है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, एलपीजी में होता है ब्यूटेन, एवं प्रोपेन के सॉरी यार, एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण पाया जाता है। तो मेरा आंसर यदि यहाँ पर हम ई ऑप्शन दे दें तो मेरा आंसर ये हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन के मिश्रण पाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होते हैं, ब्यूटेन एवं प्रोपेन के मिश्रण। ठीक है, और एलपीजी को क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है,
जबकि मीथेन मुख्यतः प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो मुख्यतः प्राकृतिक गैस में पाया जाता है मीथेन। अगली क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। वह कठोर जल कहलाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, कठोर जल। कठोर जल कैसे बनता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण से कठोर जल बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, लवणीय जल। तो लवणीय जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, परंतु लवण मुख्य कारण सोडियम क्लोराइड का बना होता है। इसमें NaCl की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं लवणीय जल में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कारण क्या है लवणीय जल में होने का? तो सोडियम क्लोराइड इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए लवणीय जल कहलाता है। NaCl की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारी जल का सूत्र है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिक के स्थान पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड पाया जाता है तो वह भारी जल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है आंसर सही? 100 का D है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तो इससे और भी वीडियो बनाने का शक्ति प्रदान होती है जब व्यूअर बढ़ते हैं तो।